मित्रों नमस्कार। स्टडी विद सुजीत सर चैनल में आपका स्वागत है। और पिछले वीडियो में मैंने बात किया था रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट के बारे में, कुछ बेसिक सी जानकारी दी थी। और आज मैं बात करूंगा आपसे एक तो संचार उपग्रह की, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात मैं करूंगा वो मौसम उपग्रह की बात करूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं संचार उपग्रह के बारे में आपसे बात करता हूँ। देखिए, संचार उपग्रह में सबसे खास बात ये होती है कि इसको जो स्थापित किया जाता है वो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट यानी भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित किया जाता है। भूस्थैतिक कक्षा आप जानते हैं कि वो 24 घंटे में एक चक्कर लगाता है, यानी पृथ्वी से अगर देखने पर इस कक्षा पे स्थापित उपग्रह आपको टंगा हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात देखिए, एक तो इसमें जो संचार उपग्रह होता है इसमें नीति भार यानी इसका पेलोड जो होता है वो उसका मुख्य काम होता है इसमें उपयोग किया जाने वाला ट्रांसपोंडर। अब भारत देखिए वर्तमान में देखें तो वर्तमान में भारत ट्रांसपोंडर तकनीक को तैयार कर चुका है और भारत वर्तमान में आत्मनिर्भर है ट्रांसपोंडर तकनीक में। जबकि इसके पहले भारत जो है विदेश से उसको ट्रांसपोंडर किराए पे लेना पड़ता था। और संचार उपग्रह तकनीक में भारत को एक अच्छा स्थान तब मिला जब भारत ने क्रायोजेनिक इंजन का विकास कर लिया, यानी स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का भारत ने विकास कर लिया। और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन को GSLV मार्क 3 में लगा करके और अपने सैटेलाइट को GSO तक पहुंचाने में सक्षम हो गया। इसके पहले भारत को अपने संचार उपग्रह को भेजने के लिए यूरोपियन समूह का जो रॉकेट है एरियन 5, जैसा कि मैंने चर्चा किया था, भारत उसका उपयोग करता था। अब देखिए ट्रांसपोंडर जो उपयोग किया जाता है, ट्रांसपोंडर एक्चुअल में है क्या, ये कैसे काम करता है, इसकी थोड़ी सी जानकारी ले लीजिए। आप जानते हैं कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, उनका जो आवृत्ति होती है अर्थात जो उनकी फ्रीक्वेंसी अगर आप जनरली देखें तो 0.3 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 300 गीगा हर्ट्ज के लगभग इसकी जो है फ्रीक्वेंसी होती है जो माइक्रोवेव होती है। अब ये एक बहुत बड़ा रेंज है, तो इसमें वो रेंज की फ्रीक्वेंसी या वो रेंज की आवृत्ति जिनका उपयोग कम्युनिकेशन में हम कर सकते हैं उनको हम बैंड कह देते हैं, यानी बैंड में बांट देते हैं। बैंड में अगर आप देखें तो आपका एस बैंड है। अगर एस बैंड को देखें तो एस बैंड का जो आवृत्ति आती है ये 2 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 4 गीगा हर्ट्ज है। और सी बैंड को देखें तो सी बैंड की आवृत्ति जो है वो आप देखें तो 4 गीगा हर्ट्ज से लेकर के आपके ये 8 गीगा हर्ट्ज तक आती है। और उसके बाद केयू बैंड को देखें तो इसकी आवृत्ति जो मिलेगी वो 12 केयू बैंड में 12 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 18 गीगा हर्ट्ज की आवृत्ति इसकी होती। अब अगर आप इसके नीचे देखें तो के बैंड भी है। के बैंड की जो आवृत्ति आपको मिलेगी वो 26 गीगा हर्ट्ज से लेकर के आपको 40 गीगा हर्ट्ज तक की आवृत्ति आपको मिलेगी। बाकी एक्स बैंड भी है जिसकी आवृत्ति आपको इसके बीच में मिलेगी, यानी 8 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 12 गीगा हर्ट्ज आपका एक्स बैंड हो जाता है, यानी एक्स बैंड हो जाता है जिसकी आवृत्ति आपको 8 गीगा हर्ट्ज से लेकर के और आपको 12 गीगा हर्ट्ज तक मिलेगी, आपका एक्स बैंड हो जाता है। लेकिन जनरली जो सैटेलाइट में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है वो एस बैंड, सी बैंड और केयू बैंड। अगर हम भारत के संदर्भ में आपसे चर्चा करें तो भारत में सी बैंड और केयू बैंड, सी बैंड और केयू बैंड का उपयोग ज्यादातर किया जाता है और एस बैंड का उपयोग सीमित है। एस बैंड का उपयोग जो है वो सीमित हो जाता है, एस बैंड का उपयोग कम होता है। देखिए एक तो कारण ये है कि देखिए एस बैंड और सी बैंड ये दो बैंड का उपयोग मोबाइल संचार में
यानी मोबाइल हेतु एस बैंड और सी बैंड का उपयोग करते हैं। उसका रीजन ये है कि देखिए एस बैंड सी बैंड की एक तो फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कम होती है, इसलिए इसको पृथ्वी पे प्राप्त करने के लिए, यानी इस फ्रीक्वेंसी की तरंग को पृथ्वी पे प्राप्त करने के लिए बड़े आकार के एंटीना की आवश्यकता होती है एस बैंड और सी बैंड के लिए। जबकि केयू बैंड का उपयोग जो करेंगे वो डीटीएच में करते हैं। डीटीएच का मतलब होता है डायरेक्ट टू अर्थ, सॉरी डायरेक्ट टू होम। इसका उपयोग जो है आप घरों में, जो कि 2003 के आसपास भारत में डीटीएच प्रणाली शुरू हुई, जिसमें जो है डायरेक्ट टू होम छोटे छोटे डिश की तरह जो एंटीना लगाए जाते हैं, उसमें केयू बैंड का यानी इस फ्रीक्वेंसी के माइक्रोवेव का हम उपयोग करते हैं। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सामने ये आती है, और वो सामने जो चीज आती है उसको आप थोड़ा सा समझने का यहां पर प्रयास करिए कि जो सैटेलाइट कमांड फ्रीक्वेंसी होती है, यानी सैटेलाइट को जिस फ्रीक्वेंसी की तरंगों द्वारा कमांड किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं सैटेलाइट कमांड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, सैटेलाइट कमांड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो जो सैटेलाइट कमांड फ्रीक्वेंसी अगर आप देखें तो इनकी जो आवृत्ति का रेंज होता है वो लगभग, अगर आप जाएं तो आपको जो लगभग रेंज मिलेगा वो 8 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 50 गीगा हर्ट्ज तक। लेकिन विशेष परिस्थिति में कुछ कम भी हो सकती है, लेकिन वैसे 8 गीगा हर्ट्ज से लेकर के 50 गीगा हर्ट्ज जो है ये सैटेलाइट कमांड फ्रीक्वेंसी होती है। अगर हम सैटेलाइट टेक्नोलॉजी को, यानी संचार उपग्रहों के बारे में, कम्युनिकेशन सैटेलाइट के बारे में थोड़ा सा और हम जानने की कोशिश करें कि क्या है, तो देखिए जो संचार उपग्रह होते हैं उसकी जो व्याख्या की जाती है, उसके व्याख्या करने के लिए हम उसको दो भाग में, यानी दो पार्ट में उसको हम समझते हैं। पहला तो आपका स्पेस कंपोनेंट होगा, स्पेस कंपोनेंट, और दूसरा आपका ग्राउंड कंपोनेंट है, ग्राउंड कंपोनेंट। एक तो स्पेस कंपोनेंट है, दूसरा आपका ग्राउंड कंपोनेंट। स्पेस कंपोनेंट में जो सैटेलाइट होगा उसमें हम ट्रांसपोंडर का उपयोग करते हैं। उसमें ट्रांसपोंडर लगे होते हैं अलग अलग बैंड के, कई तरीके के आपके सैटेलाइट में ट्रांसपोंडर लगे होंगे। और ग्राउंड कंपोनेंट में अगर आप देखें तो एक प्रकार से ये ग्राउंड स्टेशन है, एक केंद्र बनाया जाता है। ग्राउंड कंपोनेंट को अगर आप समझें तो एक तो अपलिंक स्टेशन होगा, दूसरा आपका डाउन लिंक स्टेशन होगा, एक आपका अपलिंक स्टेशन होगा, दूसरा आप देखें तो इसमें डाउनलिंक स्टेशन होगा, और तीसरा इसमें डाउनलिंक या डाउनलिंक मोबाइल टर्मिनल होगा। डाउनलिंक मोबाइल टर्मिनल होगा। तो जो ग्राउंड कंपोनेंट होते हैं ये तीन होते हैं। अपलिंक स्टेशन क्या करता है कि नीचे के केंद्रों से सूचना सैटेलाइट के ट्रांसपोंडर तक पहुंचाता है, और डाउनलिंक स्टेशन क्या होता है कि आपके सैटेलाइट में उपस्थित ट्रांसपोंडर से सूचना डाउनलिंक स्टेशन प्राप्त करता है और उसको आवर्धित करके डाउनलिंक मोबाइल टर्मिनल तक पहुंचाता है। तो इस प्रकार से जो संचार उपग्रह है वो इस तरीके से, इसका बेसिक चीजें मैंने आपको बताया, बहुत डिटेल नहीं बताया। तो इसमें आपको बैंड याद रखना है कि एस बैंड क्या है, सी बैंड क्या है, केयू बैंड। वैसे तो कई सारे हैं, लेकिन मुख्य रूप से एस बैंड, सी बैंड, केयू बैंड का उपयोग डीटीएच में करते हैं। एस बैंड का उपयोग और सी बैंड का उपयोग वास्तव में मोबाइल के लिए किया जाता है, क्योंकि इसके लिए बड़े आकार के एंटीना की आवश्यकता होती है। ठीक है। अब देखिए ये जो
आप देखें तो भारत में इससे संबंधित जो कार्यक्रम शुरू किया गया, यानी संचार उपग्रह कार्यक्रम जो भारत में शुरू होता है वो 1983 में होता है। इसको कहते हैं संचार उपग्रह कार्यक्रम, भारतीय संचार उपग्रह कार्यक्रम। ये 1983 में शुरू होता है और 1983 में ये कार्यक्रम शुरू होता है और इस कार्यक्रम के तहत भारत जो है सबसे पहला जो सैटेलाइट भेजता है वो इनसेट है, इनसेट 2B को भारत सबसे पहले 1983 में इसको जीएसओ पर भेज करके यानी इसको निर्दिष्ट कक्षा में पहुंचाने का काम ये भारत करता। दोस्तों अब मैं बात करता हूं आपसे मौसम उपग्रह, मौसम उपग्रह। देखिए जो मौसम उपग्रह यानी जो वेदर सैटेलाइट होते हैं इनको भी आप देखें तो इनको भी जीएसओ पर ही स्थापित करते हैं, जीएसओ पर अर्थात जियो स्टेशनरी ऑर्बिट को। आपको पता है कि संचार उपग्रह को भी हम जीएसओ पे स्थापित करते हैं और मौसम उपग्रह को समानता हम जीएसओ पे स्थापित करते हैं। इसी कारण से जब सैटेलाइट भेजे जाते हैं तो कुछ सैटेलाइट मौसम के भी बारे में आपसे बात करेंगे, मौसम की भी जानकारी देंगे और कम्युनिकेशन से भी संबंधित होंगे। जैसे इस संदर्भ में भारत ने इनसेट सीरीज को भेजा था। तो अब अगर मौसम की अगर केवल बात करें कि केवल मौसम से संबंधित उपग्रह है तो उस मौसम से संबंधित उपग्रह को पहली चीज तो यह है कि इसको हम जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में यानी भूस्थैतिक कक्षा में स्थापित करेंगे और दूसरी बात यह है कि इन उपग्रहों में साउंडर इन उपग्रहों में हम साउंडर का उपयोग करेंगे और इमेजर का उपयोग करेंगे। जबकि आपने देखा कि जो संचार उपग्रह है तो वहां ट्रांसपोंडर का उपयोग किया जाता है, यानी मौसम उपग्रह में इन दोनों की उपयोगिता ज्यादा है जबकि संचार उपग्रह में ट्रांसपोंडर की उपयोगिता ज्यादा है। अब ये दोनों काम क्या करते हैं इनके बारे में देखिए साउंडर जो होगा वो वायुमंडल का जो क्षेत्र होगा उस वायुमंडल में उपस्थित जो आर्द्रता है, आर्द्रता की जानकारी देगा, तापमान की जानकारी देगा, वायुमंडल के विभिन्न परतों की जानकारी देगा, मौसम में बदलाव की जानकारी देगा, उससे संबंधित डाटा आपको जमीनी केंद्रों तक पहुंचाने का काम करेगा। और जो इमेजर होगा वो किसी क्षेत्र की मिट्टी की जानकारी या उस क्षेत्र की इमेज को यानी चित्र को लेकर के आप तक भेजने का काम करेगा। ये वाला चक्रवात क्या है, बादल क्या है, इस सब की जानकारी आपको मौसम उपग्रह से दोस्तों मिलती है। तो अगर आप इनसेट सीरीज को देखें तो इनसेट सीरीज दोनों काम करती है, तो संचार से भी रिलेटेड और आपके मौसम से भी रिलेटेड। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने आज जो आपसे बात किया वो बात किया आपसे मैंने संचार उपग्रह और मौसम उपग्रह। अब अगली वीडियो में वो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये उतना अगर आप देखें तो संचार उपग्रह और मौसम उपग्रह की एक बेसिक सी जानकारी दिया, लेकिन एक भारत का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम रहा है जो कि भारत ने पूर्ण किया है, वो है IRNSS यानी इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको भारत ने 7 सैटेलाइट स्थापित किया है। तो इसके संदर्भ में मैं अगले वीडियो में आपसे बात करूंगा कि IRNSS क्या है, IRNSS की भारत को आवश्यकता क्यों पड़ी। अगर IRNSS अगर एक कहावत है आपने सुना होगा कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, क्योंकि जब भारत ने कारगिल युद्ध में भारत को काफी कैजुअलिटी झेलनी पड़ी, हमारे कई सोल्जर मारे गए, इस वजह से भारत को IRNSS का विकास करना पड़ा। तो दोस्तों अगले क्लास में IRNSS का मैं IRNSS पर मैं बात करूंगा। अब यदि आप दोस्तों आपसे गुजारिश है कि यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है और तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।